गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ बात करने वाले हैं आज से रिलेटेड, यानी कि आज है 11 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे 11 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो आज बात करते हैं, आज है मंडे, यानी कि पूरे वीक का बोल सकते हैं कि फर्स्ट डे है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, पूरे वीक का आप लोगों को सबसे पहले बनाना होगा टारगेट कि आपको पूरे वीक में क्या करना है। इसी के साथ आप लोगों को क्या करना है, आज का यानी कि मंडे का जो भी आप लोगों को जो भी आप लोगों का टारगेट होगा उसे आप लोग प्लान कर लीजिएगा कि किस प्रकार से जो कि आप लोग पूरे दिन को बेसिकली जो कि कंप्लीट करेंगे, कैसे आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास पूरे दिन को यूटिलाइज करने का बोल सकते हैं कि एक एक घंटे का आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप लोग उसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोल दूं कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे हिट कर देना ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन। तो क्विक रिवीजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्विक रिवीजन में हम लोगों ने जो भी सैटरडे को पढ़ा था उसको हम यहाँ पे जल्दी से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग रिवाइज नहीं करते ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हम लोग जो ह्यूमन बींग है, तो हम लोग को भूलने की आदत है। तो इस भूलने की आदत को हम लोगों को कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, ताकि रिवीजन करेंगे तो हम लोग एग्जाम टाइम में अगर बैठे होंगे तो हम लोग रिकॉल कर सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस एजेंसी ने कहा है कि 2023 में प्रवासी मार्गों पर 8,565 लोगों की मौत हो गई है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा आप लोग को याद रखना है, ये रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि 8,565 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया गया है। तो अश्वनी वैष्णव जी आपको देखने को मिलेंगे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया गया है। किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है यतिन यतिन भास्कर दुग्गल। इनका नाम याद रखिएगा, इन्हें ही इस साल बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एलआईसी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में आपको याद रखना है, यानी गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। तो यहाँ पर अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा भी एलआईसी का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्ति की गई है? तो आपको याद रखना है ये कौन सी कंट्री है, तो इसका नाम है मार्टोनिया। बिल्कुल सही सुने हैं, मार्टोनिया, जो कि अफ्रीकी कंट्री है। इसके बारे में मैंने डिटेल में क्वेश्चन में आप लोगों से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने कल की या फिर सैटरडे की वीडियो नहीं देखी है दोनों दिनों की, तो आप लोगों को जरूर देखना होगा, क्योंकि आप लोगों का करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो सकती है? तो 3.1% बताई गई है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसने चलो इंडिया ग्लोबल डायोस्फीयर अभियान की शुरुआत की है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में चलो इंडिया ग्लोबल डायोस्फीयर को इस अभियान की भी, जो कि आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 11 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सीआईएसएफ के द्वारा कब अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा कि 10 ऑफ मार्च, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो सीआईएसएफ के द्वारा अपना फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में एक बार की बेसिकली ये है क्या। आप सभी को पता है, आपको याद रखना है, सीआईएसएफ की बात करें, इसकी स्थापना दिवस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 10 मार्च है। इसे बेसिकली 1969 में जो कि केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल की स्थापना का प्रतीक माना जाता है, इसकी स्थापना याद रखिएगा। इसी के साथ ये किसके अंदर आता है? तो हम बात करें यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? तो याद रखिएगा, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल।
इसकी बात करें तो 10 मार्च 1969 को संसद में एक अधिनियम के द्वारा बेसिकली सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। इसी के साथ इसमें अगर हम बात करें तो प्रारंभ में इसकी कुछ ही आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो कि बटालियन थी, लेकिन पिछले कुछ समय की बात करें इसमें जो कि आपको सीआईएसएफ में बहुत सी भर्तियां हुई हैं, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा सीआईएसएफ जो कि बहुत बड़ा और मजबूत आपको देखने को मिलेगा फोर्स। इसी के बाद ये हम बात करें जो कि विशेष परीक्षण के साथ यह एक बहुकुशल सुरक्षा बल के रूप में काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है, सीआईएसएफ के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं हमने अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट कर लिया है, तो विद थीम के साथ यहाँ पे हम लोग जान ले फटाक से एक बार। तो 1 मार्च 2024 को हमने क्या मनाया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया है। इसकी थीम क्या रही, तो सभी के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करें। इसी के साथ 1 मार्च को हमने मनाया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया है। तो इसकी थीम क्या रखी गई, तो नागरिकों का सम्मान करें और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा दें, ये साल की थीम रही। 3 मार्च की बात करें हमने क्या मनाया, तो हमने इस दिन मनाया है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया है। इसका थीम क्या रखी गई है, तो लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना, इस थीम के साथ हमने विश्व वन्य जीव दिवस मनाया है। नेक्स्ट है विश्व श्रवण दिवस मनाया है। इसकी बात करें थीम क्या रखी गई है, तो रखी गई है इसकी थीम, तो मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल के सभी के लिए वास्तविक बनाए, इस प्रकार से हम लोगों ने इस थीम के साथ मनाया है विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया है। इसकी बात करें तो इसकी थीम रखी गई है ESG यानी कि पर्यावरण, सामाजिक शासन, उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा, नेतृत्व पर ध्यान दे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये हमने डेज मनाए हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड नंबर का है। अभी हाल ही में देश में किस राज्य को दर्जा नहीं बल्कि राज्य का दर्जा नहीं बल्कि उसे विशेष दर्जा देने पर विचार कर रहा है, तो आर्टिकल 371 की बात हो रही है यहाँ पर। आर्टिकल 370 सभी को याद है, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले था अब नहीं है। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि 370 को कब हटाया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में से। अब आप लोगों से यहाँ हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 371 की बात हो रही है, तो किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि इसे बेसिकली जो कि विशेष दर्जा देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा वो बोल सकते हैं कि स्टेट बन जाएगा जो कि राज्य का नहीं बल्कि विशेष दर्जा दिया जाएगा, तो वो आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले आप लोग लद्दाख की लोकेशन देख लीजिएगा, तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपको लद्दाख का लोकेशन की बात करें तो इस प्रकार से आपको कुछ लद्दाख देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बात करें तो बाउंड्री जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री किससे टच करता है लद्दाख, तो चाइना देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान। ओके, तो ये भी आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे है, ठीक है। ये तो आपको तजाकिस्तान देखने को मिलेगा जो कि अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। और आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे ये है लोकेशन, और इसकी कैपिटल क्या है, तो लेह इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कैपिटल भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 371 के बारे में। तो 371 क्या कहता है, ये क्या कहता है कि भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किया जाता है जो कि स्वायत्तता प्रदान करता है उनकी विशेष सांस्कृतिक पहचान और शासन पर प्रथाओं की रक्षा करने के लिए 371 किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाता है। गृह मंत्री के द्वारा अगर हम बात करें, जो कि लद्दाख नागरिक समाज के नेताओं की मुलाकात की, और इनके द्वारा भी आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख के कुछ विशेष सुरक्षा पर सरकार के द्वारा विचार करने की बात की गई है। यहाँ पे लद्दाख नागरिक समाज की बात करें जो कि लंबे समय से राज्य का दर्जा या फिर बोल सकते हैं कि छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं यहाँ के लद्दाख के जो कि नागरिक हैं। तो इसके ऊपर आपको याद रखना है क्योंकि ये लद्दाख से रिलेटेड है 371, और किस किस स्टेट की बात करें, किस किस स्टेट को जो कि 371 के अंदर रखा गया है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो भाग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 21 है, अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा 371 है। 371 से लेकर 371 जे में शामिल देखने को मिलेंगे कितने राज्य है, तो 12 राज्यों को बेसिकली विशेष प्रावधान दिया गया है। पहले की हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल किसमें है, 371 में आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें विशेष प्रावधान के साथ विशेष दर्जा दिया गया है गुजरात और महाराष्ट्र को। इसी के साथ यहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे नागालैंड, ठीक है, असम, मणिपुर, जो कि आपको 7 सिस्टर की बात करें वो भी इसमें शामिल है, जो कि आर्टिकल 371 के ए में रखा गया है नागालैंड। असम की बात करें तो 371 बी में आपको देखने को मिलेगा। 371 सी की बात करें तो मणिपुर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की बात करें जो कि आपको आर्टिकल 371 डी में मिलेगा। अगेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश का तेलंगाना की बात करें जो कि आर्टिकल 370 ई यानी कि डी और ई में आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों ही देखने को मिलेंगे। सिक्किम की बात करें वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 371 एफ में,
और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मिजोरम की बात करें तो आर्टिकल 371 जी में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 371 एच में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा जो कि विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। गोवा की बात करें वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 371 आई में है, और कर्नाटक जो कि आपको 371 जे में आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगर कभी मैच द फॉलोइंग बन जाए तो आप लोग को याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग एक भारतीय नागरिक हैं। आप लोग जितना भारत के बारे में जानेंगे उतना ही आप लोग गर्व महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 371 आर्टिकल के बारे में, क्योंकि आप सभी ने 370 को पढ़ा तो होगा, लेकिन 371 को भी एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो इन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो इसमें आर्टिकल के अंतर्गत किसी भी स्टेट को डाला जाता है तो यहाँ पर पिछड़े क्षेत्रों की जो कि आकांक्षाएं हैं उनको संबोधित करना होता है। यहाँ की जो कि आदिवासी होती हैं और यहाँ की जो कि संस्कृति होती है, आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है, जो कि अशांत कानून और व्यवस्था की स्थिति का प्रावधान करने का काम करता है ये आर्टिकल 371। तो इसलिए बात की जा रही है कि लद्दाख को हम क्या करें 371 कैटेगरी में डाल दें, ताकि क्या हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन क्या बनता है कि चाइना से बॉर्डर यहाँ पे बोल सकते हैं कि टच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग विशेष दर्जा दीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 371 के ऊपर आप लोगों को अगर आर्टिकल अच्छा लगा, समझ में आया है, तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा मुझे, कि ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को लेक्चर कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसने जो कि लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो लेखिका है, समाज सेविका है सुधा मूर्ति, जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, इन्हीं को अभी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं सुधा मूर्ति जी के बारे में। तो हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि लेखिका समाज सेविका है, इनको अभी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। पीएम मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि सुधा मूर्ति को बधाई दी गई है, जो कि इनके योगदान को बेसिकली सहारते हुए क्या बोला गया है कि अत्यधिक और प्रेरणादायक रहेगा इनका, बोल सकते हैं कि राज्यसभा में आना। और सुधा मूर्ति की बात करें जो कि एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका, परोपकारी, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ वह गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहल की भी सदस्य के रूप में काम करती हैं। मूर्ति की बात करें यहाँ पे सुधा मूर्ति जी, जो कि आपको देखने को मिलेंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है इनके द्वारा। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए ना तो आप लोगों को छूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अब चैंपियन क्लासेस के साथ चैंपियन बन के आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 4 नंबर का है। अभी हाल ही में सी डिफेंस 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तो भारत और किस देश के बीच में सी डिफेंस 2024 को आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा भारत और यूएसए के बीच में आपको देखने को मिलता है जो कि संयुक्त समुद्री अभ्यास, इसका नाम क्या है? सी डिफेंडर 2024 है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सी डिफेंडर 2024 की बात करें जो कि भारतीय तट रक्षक बल और समुद्री राज्य अमेरिका तट रक्षक बल दोनों के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है, जो कि स्थान की बात करें कहां पर हो रहा है तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहीं अगर हम अपनी बात करें जो कि देखो ना आपको मिलेगा यहाँ पे 2 दिवसीय अभ्यास, जो कि समुद्री डकैती और बोल सकते हैं कि असमित खतरों को केंद्रित करते हुए, जिसमें वाणिज्य, व्यापारी, यातायात और इसी के साथ जो कि नकली ड्रोन हमले, संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभियान और प्रमुख बोल सकते हैं कि अग्निशमन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, इसी के साथ नशीली दवाओं के निषेध अभ्यास को शामिल करते हुए दोनों देशों के साथ यहाँ पे बोल सकते हैं दोनों देशों के द्वारा यहाँ पे सी डिफेंडर 2024 को एक साथ यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभ्यास किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है जल्दी से बताइए? कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? तो पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की बात करें जो कि आपको आपातकालीन स्थितियों में कैसे हमें बेसिकली जो कि बोल सकते हैं कि तत्पर रहते हुए काम करना है, और एक सिम्युलेटेड चिकित्सा निकासी की भी देखरेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं सी डिफेंडर 2024 किसके बीच में हो रहा है? तो भारतीय तट रक्षक बल और समुद्री राज्य अमेरिका तट रक्षक बल के बीच में, जो कि संयुक्त अभ्यास है। दोनों को आपको याद रखना है।
अब बात करें यहाँ पर हम लोग भारतीय के तट रक्षक बल के बारे में, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी हमारा कोस्टल एरिया आता है, तो फटाक से आप मुझे बता दीजिए कि हमारा जो कि भारत आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो कितना कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलता है वो आपको बताना है मुझे, कितने किलोमीटर, ठीक है। जल्दी से बताइए, इसमें बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी आंसर जरूर करेंगे। यह एक हम लोग बात करें यहाँ पे भारतीय तट रक्षक बल के बारे में, जो कि एक सशस्त्र बल देखने को मिलेगा भारत में, समुद्री हितों की रक्षा करता है और इसी के साथ समुद्री कानूनों को लागू करने का काम भी किसका है, तो भारतीय तट रक्षक का है, जिसका अधिकार क्षेत्र भारत के क्षेत्रीय जल पर है, जिसमें सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसी के साथ आईसीजी के बारे में अगर हम बात करें, जो कि अन्य केंद्रीय एजेंसी संस्थाओं और प्राधिकरण के साथ समन्वय करते हुए काम करती है, भारत के समुद्री हितों की और सुरक्षा की रक्षा करने का काम है, संकट में जहाजों और मछुआरों की सहायता करती है। इसी के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा का भी इन्हीं के ऊपर काम दिया गया है, भारतीय तटरक्षक बल के ऊपर। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसके अब लोग इतिहास की बात कर ले, तो औपचारिक रूप से 1978 में आपको देखने को मिलेगा जगह, जो कि तट रक्षक अधिनियम 1978 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, भारत सरकार के द्वारा एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1978 में। वही मूल मंत्रालय की बात करें तो किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये भी याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होता है आपका भारतीय तट रक्षक बल देखने को मिलेगा। प्रशासन की बात करें, जो कि संगठन का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तट रक्षक जिन्हें डीजीआईसीजी के द्वारा किया जाता है। इसका प्रसारण और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भारतीय तट रक्षक बल के बारे में भी मैंने आप लोगों से अच्छे से डिटेल कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम यहाँ पे, जो कि 5th नंबर का है। अभी हाल ही में स्लाइस ने किस भारतीय अभिनेत्री को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कौन? तो नयनतारा आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी, जो कि साउथ की आप लोग को हीरोइन है। ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जो कि स्लाइस की न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, नयनतारा, इनको बेसिकली भारतीय सिनेमा में लेडी सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि मशहूर अभिनेत्री नयनतारा को लोकप्रिय आम पेय ब्रांड बोल सकते हैं कि स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बेसिकली नयनतारा की बात करें, जो कि आगामी जो कि गर्मी का सीजन आने वाला है, तो इनके द्वारा बेसिकली एड आएगा और इसके द्वारा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, अब आपको स्लाइस के एड में आपको देखने को मिल सकती है नयनतारा। तो इसके ऊपर आप लोग मतलब फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर की बात है, एग्जाम में बन जाएगा तो आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 6 नंबर का है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस द्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक हाईटेक जो सैनिक अड्डे को स्थापित किया है? तो आईएनएस जटायु की बात करेंगे यहाँ पर, तो कहां पर किया गया है ये याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम है मिनीकॉय आइलैंड। तो मिनीकॉय आइलैंड की बात करूं, जहां पर भारतीय नौसेना के द्वारा सुरक्षा को और ज्यादा हम लोग कैसे फोकस के साथ मजबूत कर सकते हैं, तो हाईटेक लेवल की बोल सकते हैं यहाँ पर सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है। कहां पर? मिनीकॉय आइलैंड में। आप सभी को पता है, अब अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि मालदीव का आप लोगों ने सबने सुना होगा, और जितने भी लोग जुड़े होंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मालदीव में बेसिकली वहां से जितने भी हमारे सैनिक हैं, तो वहां को वहां से बोला जा रहा है कि उन लोगों को हटा लिया जाए। तो अभी मार्च में कुछ हद तक लोग आ गए हैं वहां से, जो भी हमारे सैनिक हैं। इसके बाद अब भी बात की जा रही है कि लास्ट जून तक उन लोगों को जो भी बाकी बचे हुए हैं, वो लोग भी हम लोग भारतीय सरकार के द्वारा बोला गया कि वो लोग वहां पे भारत में बुला ले। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनीकॉय आइलैंड। तो यहाँ पर बेसिकली अब हम लोगों ने अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है, ताकि हम लोग अपने कोस्टल एरिया की अच्छी तरीके से सुरक्षा को मतलब कि कैसे ध्यान में रख सकते हैं और कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो भारतीय नौसेना लक्षद्वीप महाद्वीप की बात करें, यहाँ पर लक्षद्वीप जो कि द्वीप समूह है, जहां पर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए मिनीकॉय द्वीप पर आपको हाईटेक नौसैनिक अड्डा को स्थापित करते हुए देखा जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है आईएनएस जटायु के बारे में। तो आईएनएस जटायु के रूप में जाना जाता है, जो कि मिनीकॉय में 180 के दशक में भारतीय नौसेना के द्वारा एक टुकड़ी थी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आईएनएस जटायु, जो कि लक्षद्वीप में दूसरा सैनिक अड्डा के रूप में ऑलरेडी स्थापित हमने कर रखा था। 1980 की बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस अड्डे में आपको देखने को मिलेगा जो कि नौसेना की टुकड़ी जो कि मूवमेंट बढ़ा रही है, ताकि हम लोग अपने कोस्टल एरिया को किस प्रकार से बेसिकली जो कि सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर अरब सागर में समुद्री डकैती होती है, जैसे कि ड्रग्स के खिलाफ अभियानों को भी तेजी लेके आने की बात की गई है। तो इसलिए हम लोगों ने लक्षद्वीप में बोल सकते हैं कि जो कि हमारा मिनीकॉय आइलैंड है, उसके ऊपर हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर बोल सकते हैं कि अपना हाईटेक नौसैनिक अड्डा को स्थापित कर लिया है। कब से? ऑलरेडी हमने 1980 में इसे
से स्थापित कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, चीन की हलचल पर भी हम लोग नजर रख सकते हैं। मिनिकॉय में नौसैनिक बेस के निर्माण से चीन की जो कि नौसैनिक गतिविधियां होंगी उसके ऊपर नजर रखना आसान हो जाएगा। ये वे जो कि आपको फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य युद्धक जहाजों तैनात करने में सक्षम है, जो कि इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी मजबूत करने का जो मेन पर्पस है, ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा कहाँ पर अभी किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है मिनिकॉय द्वीप को आपको याद। यहाँ पे हम बात करेंगे लोकेशन की, तो ये देखने को मिलेगा आपको भारत, और भारत की हम लोग बात करेंगे तो भारत का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप। ठीक है ना, तो आपको देखने को मिलेगा मिनिकॉय जो कि 500 किलोमीटर दूर पड़ता है केरला से देखेंगे तो, और ये हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ता है। और इस साइड आप लोग अगर देखेंगे बे ऑफ बंगाल साइड में, तो आपको इधर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इन सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो कितना बढ़ाया है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4% बेसिकली आपको देखने को मिलेगा महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया गया है, पूरे 4%। तो कितनी थी, तो केंद्र सरकार मंडल के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो 1 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी के महंगाई भत्ते या फिर पेंशन भोगियों के महंगाई राहत की बात करें तो इसके लिए अभी किस्त को जारी की गई है और इसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 46% थी पहले, और अब जो कि 4% का इजाफा करते हुए बोल सकते हैं पूरे 50% कर दिया गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल के द्वारा एक कैबिनेट बैठक की गई, उसके बाद मूल वेतन पेंशन में जो कि बदलाव किया गया है, और यहाँ पर महंगाई भत्ते की भरपाई करने के लिए यहाँ पर आपका डीआर को और डीए को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, कितने 4% के लिए बढ़ा दिया गया, तो याद रखिएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अभी हाल ही में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो ये बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो चालक रहित ट्रेन डब्बों का पहला सेट जो कि 18.8 किलोमीटर पीली लाइन के लिए संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा निर्माणाधीन है। इसमें पीली लाइन जो कि आपको देखने को मिलेगी अरावी रोड और बोमसंद्रा को जोड़ती हुई, जो कि बेंगलुरु मेट्रो का पहला चालक रहित ट्रेन मार्ग बन गया है। तो ये दोनों बातों को पॉइंट को याद रखिएगा, और कहाँ पर चलाई गई है, बेंगलुरु में चलाई गई है पहली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 नंबर का है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार, जिसे आप लोग राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड कहते हैं, कहां प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में पीएम मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में फर्स्ट बोल सकते हैं कि द नेशनल क्रिएटर अवार्ड को दिए गए हैं। कहां पर, दिल्ली में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम के प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 को प्रदान किया गया है। इसमें भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ इस अवसर पर देश भर में कुल 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड की बात करें पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया है 2024 में। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समाज के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो कि उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने के लिए प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य निम्नलिखित को शामिल किया गया है कि किसे बेसिकली दिया जाएगा, जैसे कहानी सुनाने को, या फिर सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले पर्सन को दिया जाएगा, या फिर पर्यावरण की स्थिरता को कैसे बनाए रखा जाए, या फिर शिक्षा और गेमिंग के फील्ड में कौन कैसे काम कर रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इस राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के लिए सार्वजनिक सहभागिता को भी देखी गई। इस पुरस्कार के लिए 20 श्रेणियों में 1,50,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों की बात करें जहां पर डिजिटल रचनाकारों के लिए मतदान चरण के लिए लगभग 10 लाख वोट पड़े हैं। परिणाम स्वरूप जो कि 23 विजेताओं का चयन किया गया, जिसमें से 3 अंतरराष्ट्रीय रचनाकार भी शामिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है, अभी हाल ही में महिला प्रीमियम लीग खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है शबनम शकील, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, और ये महज 15 वर्ष की हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगी महिला प्रीमियम लीग खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है, जिनका नाम है शबनम शकील। इनका स्टेट याद रखेगा, ये आंध्र प्रदेश से आती है और ये मात्र 15 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस देश में भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, यानी यूएई के द्वारा। तो यूएई के द्वारा अभी भारतीय श्रमिकों को बीमा योजना की शुरुआत की गई।
यहाँ अगर हम बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो जीवन सुरक्षा योजना जो कि भारतीय प्रवासियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा विशेष रूप से 65% ब्लू कॉलर कार्यबल को लक्षित करते हुए शुरू किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि प्राकृतिक मृत्यु को कवर करेगा, इसी के साथ आकस्मिक मृत्यु या फिर विकलांग होने पर इससे आपको लाभ मिल सकता है। जीवन सुरक्षा योजना जो कि जो भी आपको देखने को मिलेंगे यूएई में अगर भारतीय प्रवासी हैं उनको विशेष रूप से दिया जाना है। तो दुबई में भारत के बोल सकते हैं कि भारत के महावाणिज्य दूतावास के द्वारा शुरू किया गया है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मैप में, आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा या एक बार किसकी, तो यूएई की। ये आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल आपको देखने को क्या मिलेगी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोगों को इसकी बेसिकली कैपिटल पता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, अबू धाबी आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसकी जो कि बॉर्डर कौन कौन से अदर कंट्री टच करते हैं, तो ओमान देखने को मिलेगा आपको, सऊदी अरब देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12, अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अपना 100वां टेस्ट मैच खेला गया है, तो किस खिलाड़ी के द्वारा, तो इनकी बात करें, इनका नाम है रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, इनका नाम है रविचंद्र अश्विन। इनके द्वारा अभी हाल ही में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला गया है। जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, तो आर अश्विन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इनके द्वारा 313 भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों में से बोल सकते हैं कि 10 टेस्ट खेलने वाले केवल 14 नंबर के ये क्रिकेटर बन गए हैं। इनके द्वारा भारत इंग्लैंड श्रृंखला में तीसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां विकेट हासिल किया गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये दूसरे भारतीय और विश्व के 9वें गेंदबाज बन गए हैं। इस टेस्ट में अश्विन का रिकॉर्ड बोले तो शानदार रहा है। इनके द्वारा 99 मैचों में से इनकी औसत की बात करें तो 23.51 की औसत के साथ इनके द्वारा शानदार स्ट्राइक रेट जो कि 507 विकेट लेने का रहा है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि चित्रकूट में। तो चित्रकूट में अभी पीएम मोदी जी के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन। आइए बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 118 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना और प्रसाद योजना के तहत यहाँ पर इन परियोजनाओं को बोल सकते हैं कि शुरू किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी गई है। लगभग इसमें वो बोले हम लोग तो 26 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से गंगा की घाटों को कैसे विकास और वहां पे भोजन पूजन योग्य के लिए और अच्छे से लेके चले, इस प्रकार से काम किया जाए, तो यहाँ पर काम किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आप लोगों के लिए, तो अभी हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्ति की गई है, तो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता। ठीक है, ये थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।